हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक शॉप पर जाती है। वो अपने डैड के लिए वाइन ले रही होती है। शॉपकीपर उसको वाइन देता है और साथ वो उसको ये भी कहता है कि आइंदा अपने डैड को भेजना वाइन लेने के लिए। सॉन्ग ओके करके वहाँ से जाने लगती है तो शॉपकीपर उसको एक केक भी दे देता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो घर वापस आकर अपने डैड को वो वाइन दे देती है। उसके डैड वाइन लेकर बहुत ही खुश होते हैं और वो उसको बहुत ज्यादा मारते हैं। वो इंजर्ड हो जाती है और वहीं पर बेहोश होती है। इतने में वहाँ पर फैंग और सू अपेयर होते हैं। फैंग सू को कहता है कि अब तुमने इस लड़की सॉन्ग की जगह लेनी है। तुमने इसके पॉलिटिकल पेरेंट्स को ढूंढना है और तुमने इनके अडॉप्टेड पेरेंट्स से इसका बदला लेना है। तभी सॉन्ग की सोल भी खड़ी हो जाती है। तो फैंग कहता है कि तुम इसके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकती। इसकी लाइफ यहीं तक थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें अब अपना काम करना होगा। तो सू सॉन्ग की सोल को अपने अंदर ले लेती है और फिर वो खुद सॉन्ग के अंदर चली जाती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो डैड के पास जाकर बॉटल उनके सर में दे मारती है और फिर उसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और उनको बताती है मेरे डैड ने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है। ये सब कुछ देखकर फ्रैंक बहुत ही हैरान होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद वो केक खाती है और दूसरी तरफ सॉन्ग हॉस्पिटलाइज होती है। नर्स उसको चेकअप करती है और वो ये बात कर रही होती है कि इसको इसके डैड इतना ज्यादा कैसे मार सकते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर निकल जाती हैं तो पुलिस ऑफिसर उन लोगों से कहता है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ। जब वो मॉम को कॉल करता है और कहता है कि आपके हस्बैंड ने आपकी बेटी को बहुत ही ज्यादा मारा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज आप उसको आकर ले जाएं। तो मॉम कॉल कट कर देती हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर भी बहुत हैरान होता है और वहाँ से फौरन निकल जाता है। इधर मॉम बहुत गुस्से में होती हैं और वो कहती हैं कि उसको कोई इतनी ज्यादा चोट भी नहीं आई होगी जो उसको अस्पताल में डाल दिया है। फिर वो क्या उसे कहती हैं कि आंट तुम्हारे पास ही है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना, देखो तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा करो। और इधर सॉन्ग फौरन वहाँ से भागने लगती है। फैंग उसको रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता जब तक यहाँ पर तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती। लेकिन सॉन्ग उसको देखकर फौरन वहाँ से भाग जाती है और उधर चैन अपनी मॉम से डर कर भाग रहा था। मॉम उसके पीछे भाग रही होती है। तभी चैन सॉन्ग के साथ टकरा जाता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी मॉम आकर सॉन्ग को देखती हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी और उसकी बॉडी पर बहुत से निशान होते हैं। तभी सॉन्ग की तबीयत खराब होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मॉम उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आती हैं। डॉक्टर सॉन्ग का चेकअप करते हैं और फिर उसके बाद वो मॉम को बताते हैं कि इस बच्ची को बहुत ही ज्यादा मारा गया है, शायद इसी वजह से इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई है, इसके अलावा और कोई भी मसला नहीं है इसको। ये सुनकर मॉम को उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिन्होंने सॉन्ग को मारा था। तभी चैन कहता है कि मॉम जब ये लड़की ठीक हो जाएगी ना तो मैं इसको अपनी सिस्टर बना लूंगा, ये हमारे साथ हमारे घर चलेगी। तो मॉम डॉक्टर से कहती हैं कि इसके पेरेंट्स किधर हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनको यहाँ पर पुलिस लेकर आई थी और अभी तक यहाँ पर उसके पेरेंट्स आए भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका बिल भी पे नहीं हुआ हुआ। तो मॉम कहती है कि उसका बिल मैं पे करूंगी और ये लड़की हमारे साथ सॉन्ग फैमिली जाएगी। और इधर सॉन्ग को होश आ चुका था। फैंग कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तो सॉन्ग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो सॉन्ग की बियोलॉजिकल मदर है और मैं उन सबको एक करके ही रहूंगी, क्योंकि मैंने सॉन्ग से वादा किया था कि मैं उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बना दूंगी और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ये सुनकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर मिसेस सॉन्ग और चैन आ जाते हैं और मॉम सॉन्ग से पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। सॉन्ग कहती है कि नहीं, मुझे मेरे डैड ने बहुत ही ज्यादा मारा है। मेरे डैड वाइन पीते हैं और वो गैम्बलिंग करते हैं। मेरी मॉम घर पर नहीं थी, मुझे यहाँ पर पुलिस लेकर आई है। और मॉम ये सब कुछ सुनकर बहुत ही सैड होती है। इतने में वहाँ पर किया हो जाती है। वो कहती है कि मॉम ये लड़की कौन है और वो सॉन्ग को बुरा भला बोलने लगती है। तो मॉम उसको बहुत ही ज्यादा डांटती है और तभी वहाँ पर आंट आ जाती है। वो कहती है तुम कैसी मॉम हो, यहाँ पर तुम्हारी बेटी इतने ज्यादा पेन में है और तुम्हें किसी और लड़की की फिक्र है, तुम्हें पहले इसको चेक करना चाहिए। और फिर जब आंट सॉन्ग को देखती है तो वो उसके पास फौरन से जाती है। वो कहती है कि मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर वो उसको जबरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले जाती है और मॉम को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चैन को कहती है कि जाओ जाकर देखो वो आंट उस बच्ची को कहाँ पर लेकर जा रही है। और इधर आंट पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। उनको पता चलता है कि उनका हस्बैंड 1 वीक के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब कुछ सुनकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा डांटती है। फिर वो उसको कुछ पैसे देती हैं कि तुम ये कुछ खा लेना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती हैं। फैंग कहता है कि देखो तुम सॉन्ग फैमिली में नहीं जा सकी ना, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। सॉन्ग कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम जानते हो कि सॉन्ग फैमिली की डॉटर के पास एक मार्क है जो तुम मेरे आर्म पर देख सकते हो। मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन मैं सॉन्ग फैमिली में वापस जाकर रहूंगी। और फिर दूसरी तरफ सॉन्ग को दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और उधर आंट तो अभी तक क्याओ के पास ही बैठी हुई थी। क्या मॉम को कहती है कि आप अभी तक उस गंदी लड़की के बारे में सोच रही हैं। मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। देखिए आंट मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हैं। फिर क्या वो आंट को कहती है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, क्या आप मुझे और कपड़े ला देंगी। तो क्या वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। और इधर सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी तो वो बाहर से कुछ लेने के लिए जाती है। इतने में उसको आंट वहीं पर ही देख लेती है। वो कहती है तुम कंट्री साइड से आई हुई लड़की, पता नहीं तुम मेरी बात कब मानोगी, तुम मेरे साथ चलो और मैं अब तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल में देखूं भी नहीं। फिर वो उसको रूम में ले जाती है और इधर मॉम के पास सैन आता है। वो उनको कहता है कि देखें इस बच्ची की बात कर रही थी ना, मैंने उसके बारे में पता लगवा लिया है
और आपको बताया कि वो भी इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। मॉम देखती है कि उस बच्चे के बाजू पर भी उसी तरह का बर्थ मार्क होता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है और फौरन से उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर आंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो सॉन्ग को मारने ही वाली थी, तभी इतने में वहाँ पर मॉम पहुंच जाती है। मॉम भागती हुई सॉन्ग के पास आती है और सॉन्ग बताती है कि शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गई, वरना पता नहीं आंट मेरे साथ क्या कर देती। और तभी मॉम सॉन्ग की आंट पर वही बर्थ मार्क देख लेती है। फैंग कहता है कि लो जी, अब तो काम हो गया। उधर मॉम फिर आंट को कहती है कि क्या सच में ये तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है ना? लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये भी मेरी ही बेटी है। मैं अब अभी की अभी डॉक्टर को कॉल करूंगी और अभी की अभी पैटर्निटी टेस्ट करवाऊंगी मैं। ये देखकर आंट फौरन से मॉम से माफी मांगने लग जाती हैं। वो कहती हैं, देखिए आप क्या के साथ ऐसा नहीं कर सकती, अगर आपने ऐसा किया तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी और आपको इस बात को समझना चाहिए। तो मॉम कहती है कि नहीं, अब मैं इसका टेस्ट करवा कर ही रहूंगी। फिर वो डॉक्टर को कॉल करने लगती है। उधर फैंग फिर सॉन्ग को कहता है कि देखो इस तरह मत करो, अगर हमारा प्लॉट चेंज हो गया तो तुम्हें याद है ना कि हम दोनों मर जाएंगे, इस बात को समझो, सब कुछ चेंज कर दो। तभी सॉन्ग मॉम को रोक देती है। वो कहती है मेरा डैड मुझे बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उनके मारने की वजह से ये निशान आया है, ये निशान कोई बर्थ मार्क नहीं है। तो मॉम फिर उसको ओके कर देती है। फिर सॉन्ग कहती है कि मॉम अगर मैं आपकी बेटी होती तो शायद मैं बहुत ही ज्यादा खुश होती। तभी मॉम कहती है कि अब इसको सॉन्ग फैमिली अडॉप्ट करेगी। आंट कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करें, आप क्या के साथ इस तरह नहीं कर सकती हैं। तो मॉम फिर उसको साइड पर करती है और साथ उसको फायर कर देती है। वो कहती है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देन मॉम सॉन्ग को उठा लेती है और आंट से कहती है कि तुम इस तरह कुछ भी मत करना दोबारा, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं और इस बात का ख्याल रखना। ये कह के वो सॉन्ग को वहाँ से ले जाती हैं। उसके बाद मॉम और सॉन्ग दोनों कार में आकर बैठती हैं। मॉम कहती है कि अब तुम मुझे क्या बोलोगी? सॉन्ग कहती है कि अब से मैं आपको मॉम बोलूंगी। और उधर सैन यही बात क्याओ को बताता है। क्याओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि मॉम मेरे पास उस अजीब सी लड़की को क्यों ला रही है, मैं उसको अपनी सिस्टर नहीं बना सकती हूँ। तो सैन फिर उसको एक आइडिया देता है जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर मॉम और सॉन्ग दोनों आ जाती है। मॉम फिर कहती है कि आज से तुम लोगों की बहन है और तुम लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है। और फिर क्याओ भी सॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर मॉम बहुत ही खुश होती है। फिर उसके बाद मॉम अपनी कंपनी के लिए निकल जाती हैं और सॉन्ग को मेड वहाँ से ले जाती है। उसके बाद सॉन्ग बात लेती है। तभी उसके पास वहाँ पर फैंग आता है। फैंग कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? सॉन्ग कहती है कि इस चीज से, इस स्नेक से बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे साथ ना आएगा, मुझे तो ये सारी चीजें वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और उधर क्या चैन से कहती है तुमने क्या प्लान किया है? तो चैन कहता है कि मैंने उसके बाथटब में एक स्नेक डाल दिया है, अब देखना वो भाग के उठ जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा चीखेगी। इतने में वहाँ पर सॉन्ग तैयार होकर आ जाती है। क्या कहती है कि चैन तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया है। ये देखकर चैन भी बहुत हैरान होता है। फिर जब वहाँ पर सॉन्ग आती है तो क्या उसको बहुत ही ज्यादा डांटती है। वो कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ और दोबारा मुझे सिस्टर मत बोलना। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। फिर वो उसको स्नेक दिखाती है। ये देखकर क्या बहुत ही डर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और चैन और असिस्टेंट दोनों उसको कंसोल कर रहे होते हैं। फिर चैन असिस्टेंट को एक प्लान बताता है और असिस्टेंट फौरन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सॉन्ग आती है और वो क्या उसे सॉरी करती है। वो कहती है कि मैं उस स्नेक को दूर छोड़ आई हूँ, प्लीज अब तुम रोना बंद कर दो। तभी क्या और सब लोग उसको कहते हैं कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो। तो सॉन्ग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इतने में उसके सामने बहुत सारे डिशेस रखी जाती हैं जो कि सारे इंसेक्ट्स होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हम लोग तो नॉर्मली यही खाते होते हैं और तुम्हें भी यही खाना चाहिए। ये सब कुछ चैन और क्या भी देख रहे होते हैं और सॉन्ग उन सारे इंसेक्ट्स को खाती है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ही हैरान थे। क्या फिर सॉन्ग के पास आती है। वो कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागती है और असिस्टेंट फिर सॉन्ग से कहता है कि तुम ये सब कुछ कैसे खा सकती हो। सॉन्ग कहती है कि आप जानते हैं कि ये सब कुछ बहुत ही डिलीशियस था, इस तरह की चीजें मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं खाई हुई। फिर असिस्टेंट को सॉन्ग के ऊपर थोड़ा सा रहम आता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दूंगा, देखना वो सारी चीजें तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। ये सुनकर सॉन्ग भी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ सॉन्ग के पास फैंग आता है। फैंग उसको कहता है कि तुमने वैसे भी प्लॉट को खराब किया हुआ है, देखो स्टोरी इस तरह बिल्कुल भी नहीं थी जिस तरह तुमने उसको बना दिया। तो सॉन्ग फिर फौरन से बेड पर चली जाती है। वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस वक्त मुझे बहुत ही नींद आ रही है। ये कह के वो फौरन से सो जाती है। और फिर दूसरी तरफ चैन अपने हाथ में एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ पेंडेंट लेकर बैठा था जो कि उसको उसके पेरेंट्स ने दिया था और अब वो उससे टूट गया था। इतने में सॉन्ग उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें ये पेंडेंट बहुत पसंद है? चैन कहता है कि प्लीज तुम मेरे मामलात से ना दूर रहा करो। फिर वो पेंडेंट को वहीं पर ही फेंक कर चला जाता है। सॉन्ग उस पेंडेंट को उठाती है। उसके बाद वो फैंग को बुलाती है और फैंग को कहती है कि इसको जोड़ने की कोशिश करो, ये पेंडेंट मुझे जुड़ा हुआ वापस चाहिए। और उधर क्या हो
चैन को एक न्यू पेंडेंट गिफ्ट करती है। फिर जब चैन वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसका असली पेंडेंट वहीं पर ही पड़ा था। वो कहता है कि ये कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है और इसको ठीक किसने किया होगा। तभी इसको याद आता है कि जब वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर जा रहा था तब सॉन्ग वो पेंडेंट उठा रही थी। तो उसको पता चल जाता है कि ये काम सॉन्ग ने किया है। उधर सॉन्ग जब स्कूल के लिए रेडी होकर बाहर निकलती है तो चैन उसको सामने ही मिल जाता है। चैन उसको थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने वो रियल वाला पेंडेंट मेरे लिए जोड़ दिया। मैं तो चाहता था कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, उसके लिए मुझे माफ कर देना। सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ क्या को ही अपनी बहन मानते हो, शायद ये सब कुछ सिर्फ तुमने इस वजह से किया है। चैन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा। सॉन्ग कहती है कि नहीं, अब मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है और फिर दूसरी तरफ सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मॉम सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग पर अटेंशन दिए जा रही थी। ये सब कुछ क्या को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मॉम आपने ना मुझे भी ब्रेकफास्ट करवाना है। सॉन्ग कहती है कि मॉम मैं खुद ही ब्रेकफास्ट कर लूंगी, आप मुझे दे दें। ये देखकर मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद वो कियाओ को ब्रेकफास्ट करवाने लगती हैं। तभी वहाँ पर चैन पहुँचता है और वो अपने दिल में कहता है कि सॉन्ग बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव बच्ची है, इसने आज तक कभी भी लड़ाई नहीं की, यहाँ तक कि वो अपने सारे काम भी खुद करती है। फिर वो भी ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद मॉम वहाँ से चली जाती हैं और कियाओ चैन को अपने साथ बाहर लेकर आ जाती है। तभी कियाओ चैन को कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि हम उस लड़की को इस घर से कब बाहर निकालेंगे। चैन कहता है कि देखो ये सब कुछ यूजलेस है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी हमारी सिस्टर और हमें उसके साथ रहना चाहिए। कियाओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने ग्रैंडमा को कॉल कर दी है, वो रास्ते में है, वो कुछ ही देर में पहुँचने वाली होंगी। अब सॉन्ग के साथ क्या करना है ये तो ग्रैंडमा बताएंगी। ये सुनकर चैन बहुत ही हैरान होता है। फिर उसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा को पिक करने के लिए जाते हैं। ग्रैंडमा कार से निकल कर आती है और वो उन दोनों को हग करती है। तभी क्या वो रोने लग जाती है। वो फिर ग्रैंडमा को बताती है कि मॉम अब मेरे ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती, उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग पर होता है। कंपनी जाने से पहले वो सॉन्ग को गुड बाय करती हैं। वापस आने के बाद वो सबसे पहले सॉन्ग को देखती हैं। मैं अब उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को भी कॉल करती हूँ। और उधर मॉम के पास कॉल आ जाती है। ग्रैंडमा मॉम को बहुत ही ज्यादा डांटती हैं। वो कहती हैं कि तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए ना अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड को नहीं भूल सकती हो, तुम सॉन्ग के लिए क्या को नहीं भूल सकती। मॉम कहती हैं कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, सॉन्ग जहाँ से आई है उसका बैकग्राउंड बहुत ही खराब था, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसको मारते थे। ग्रैंडमा कहती हैं जब उसके पेरेंट्स इस तरह के थे तो उनकी बेटी किस तरह की होगी। बस मैं कोई बात नहीं जानती, तुम अभी के अभी घर वापस आओ और क्या पर फोकस करो। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। और उधर दूसरी तरफ सॉन्ग फैंग से बात कर रही होती है। वो कहती है मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो फैंग कहता है कि मैं क्या करूँ, तो तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, जाओ जाकर कुछ खा लो। इतने में वहाँ पर चैन भागता हुआ आ जाता है और वो सॉन्ग को बताता है कि क्या उन्हें ग्रैंडमा को कॉल कर दिया है और ग्रैंडमा यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आई है। तुम ख्याल रखना, अगर तुम उस टेस्ट के अंदर फेल हो गई तो ग्रैंडमा तुम्हें वापस भेज देंगी। तुमने मेरा पेट जानने जोड़ दिया था, तुमने मेरी एक हेल्प की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी एक हेल्प कर देता हूँ, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर सॉन्ग फैंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता होगा कि ग्रैंडमा क्या करने वाली है, लेकिन तुम इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। और उधर ग्रैंडमा काम कर रही होती हैं। सॉन्ग उनको देख लेती है और ग्रैंडमा भी सॉन्ग को देख चुकी होती हैं, तो वैसे प्रिटेंड करती हैं जैसे उनको बैक पेन हो रहा हो। सॉन्ग फौरन से ग्रैंडमा के पास जाती है और ग्रैंडमा उसको कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और मुझे भी ये काम करना पड़ रहा है, मैं अब ओल्ड हूँ और मैं इतना काम नहीं कर सकती। ये सुनकर सॉन्ग फौरन वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडमा को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो मॉम को कहती है मैंने उसका टेस्ट लिया था और वो फेल हो गई है, मैं अब उसको यहाँ से भेज रही हूँ। मॉम कहती है कि प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करना, मैं वापस आ रही हूँ, हम लोग बाद में सब कुछ देख लेंगे। इतने में वहाँ पर सॉन्ग पहुँच जाती है और वो ग्रैंडमा को कुछ पैसे देती है। वो ग्रैंडमा को कहती है कि ये वो पैसे हैं जो मैंने थोड़े बहुत सेव कर लिए थे ताकि मैं कोई ब्रेड खरीद सकूँ, लेकिन अब मैं रोजाना पेट भर के खाना खा लेती हूँ, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप ये पैसे रख लें, आप इसके लिए ग्रैंडमा के लिए कोई मेडिसिन ले लेना, आप अपना और ग्रैंडपा का ख्याल रखें, और अगर आप कहें तो मैं ये फ्लोर भी साफ कर देती हूँ। फिर वो साफ करने लगती है तो ग्रैंडमा कहती है कि छोड़ो इसको, मत करो, तुम बहुत छोटी हो अभी। सॉन्ग कहती है कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, मैं ये काम कर सकती हूँ, आप मुझे करने दें। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम सॉन्ग फैमिली की डॉटर हो, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए और तुम इस तरह के काम अब से नहीं करोगी। फिर सॉन्ग वहाँ पर मॉम को देख लेती है। मॉम कहती है कि ग्रैंडमा क्या आपने इसको यहाँ से नहीं भेजा। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची है। फिर वो सॉन्ग को गिफ्ट भी देती है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जब वो घर के अंदर जाती है तो
क्या कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। ग्रैंडमा ने कहा था कि वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी और अब वो तुम्हें खुद गिफ्ट दे रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और आंट क्या को ये बात कह रही होती है कि ये बात उनको नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा सॉन्ग फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, वरना तुम्हारी लाइफ रियून हो सकती है। वो लोग तुम्हें सॉन्ग फैमिली से निकाल देंगे। फिर प्रेजेंट में क्या फौरन वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा प्ले कर रही हो। सॉन्ग कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ही मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ और मैं सॉन्ग फैमिली का एक पार्ट हूँ, तो मैंने ये सब कुछ प्ले करना है। और उधर जब क्या सो रही होती है तभी सर में उसके अचानक से बहुत ही तेज दर्द होता है। वो कहती है कि क्या ये मेरा दोबारा से रीबॉर्न हुआ है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सॉन्ग वापस सॉन्ग फैमिली में अपनी जगह बना लेगी और ये सब कुछ मैं होने नहीं दे सकती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो ये काम कैसे करती है। उधर फैंग सॉन्ग को जाकर उठाता है और उसको कहता है मुझे लगता है कि मेन सिस्टम में कोई खराबी आ चुकी है। मुझे लगता है कि क्या का रीबॉर्न हुआ है और अब उसके अंदर एक एडल्ट सोल है जो कि तुमसे बहुत से बदले ले सकती है। तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा। सॉन्ग कहती है तो मैं क्या करूँ सबके लिए, मेन सिस्टम खराब हुआ है तो तुम जाके उसको देख लो। फैंग कहता है कि लगता है कि मुझे मेन सिस्टम ने इस वक्त धोखा दे दिया है। लेकिन सॉन्ग उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और सो जाती है। और फिर सुबह ग्रैंडमा क्याओ के साथ होती हैं। इतने में वहाँ पर सॉन्ग पहुँचती है। सॉन्ग जब क्याओ को देखती है तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि क्याओ चेंज हो चुकी है। इसका ये मतलब हुआ कि फैंग ठीक बोल रहा था। फिर वो ग्रैंडमा के पास जाती है और उसकी तबीयत का पूछती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सॉन्ग असिस्टेंट के पास आकर सूप लेकर जाती है और जैसे ही ग्रैंडमा सूप को पीती है वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। मॉम भागती हुई ग्रैंडमा के पास आती है तो क्याओ कहती है कि आप इस सब के लिए सॉन्ग को ब्लेम करें क्योंकि उसने ही ये सब कुछ किया है। मॉम कहती है कि मैं सॉन्ग पर बिलीव करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद वो सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं कि जो मेडिसिन इनको दी गई है उसके इफेक्ट्स बहुत ही सिवियर हैं और जल्द से जल्द हम लोगों को इनका ऑपरेशन करना होगा क्योंकि ट्रीटमेंट के बगैर इनका कोई गुजारा नहीं है। ये सब कुछ सुनकर मॉम बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं और क्या वो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग पर ब्लेम किए जा रही थी। फिर वहाँ पर आंट आती हैं और वो भी मॉम को कहती हैं कि ये सब कुछ इस सॉन्ग लड़की की वजह से हुआ है, इसको यहाँ से ऑर्फनेज में भेज दो तो देखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम कहती है कि नहीं, यहाँ से सॉन्ग कहीं पर भी नहीं जाएगी। तभी सॉन्ग बताती है कि आंट क्या आप जानती हैं कि आप मॉम बनने वाली हैं और आपके सन और डॉटर होंगे। आंट कहती हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आंट उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इतने में सॉन्ग की तबीयत खराब होने लगती है। मॉम डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती हैं और सॉन्ग ग्रैंडमा का खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है और क्या वो सब कुछ देख रही होती है। जब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि ग्रैंडमा के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तभी क्या वो कहती है कि सब कुछ सॉन्ग की वजह से हुआ है। वो अभी भी बैड इंटेंशंस लेकर ग्रैंडमा के साथ कुछ कर रही थी। मॉम बहुत ही रोने लगती है। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं ठीक हूँ अब बिल्कुल और मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। डॉक्टर उनकी पल्स चेक करते हैं और कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मुझे बचाने वाली सॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी मॉम भी सॉन्ग को थैंक्स करती है। फिर उसके बाद डॉक्टर आंट की पल्स चेक करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप बिल्कुल मॉम बनने वाली हैं और आपके ट्विंस होंगे। ये सुनकर आंट भी सॉन्ग को थैंक्स करती हैं कि तुमने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। तभी क्या वो कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर तो आंट के चिल्ड्रन कभी हुए ही नहीं थे, इस लाइफ के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ चेंज कैसे हो सकता है। और उधर ग्रैंडमा भी सॉन्ग को थैंक्स करती हैं। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो सब लोग घर वापस आते हैं तो क्या वो कहती है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर वो मॉम को कहती है कि मुझे स्टमक एक हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि सॉन्ग मेरे साथ चल के मुझे कोई बहुत ही अच्छी सी मेडिसिन दे दे। फिर सॉन्ग भी उसके पीछे वहाँ पर जाती है। सॉन्ग एक रूम में जाती है, वहाँ पर वो ड्रॉर ओपन करती है और फिर वो एम्यूलेट को खोल कर देखती है। उसके अंदर एक क्रिस्टल बॉल होती है। उसको समझ में आ जाती है क्या का नेक्स्ट प्लान है। फिर वो जब बाहर निकलने लगती है तो क्या उसके सामने अपनी लेग कर देती है, लेकिन सॉन्ग उससे बच जाती है। क्या वो कहती है ये बात तुम कैसे जानती थी कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। सॉन्ग कहती है क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही चेंज किया है। बॉक्स के अंदर से उस क्रिस्टल बॉल को निकाल कर एम्यूलेट के अंदर डालने वाली तुम ही थी। क्या वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसको तोड़ दो। तो सॉन्ग उस क्रिस्टल बॉल को तोड़ देती है। मॉम वहाँ पर आती है और अपनी क्रिस्टल बॉल को टूटा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। फिर क्या बताती है ये सब कुछ सॉन्ग ने किया है। मॉम कहती है कि सॉन्ग क्या है तुमने किया है। सॉन्ग बताती है कि जी ये मैंने ही किया है क्योंकि ये टूटने के लिए बनी थी। मॉम कहती है तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो सॉन्ग बताती है कि मॉम देखें इस क्रिस्टल बॉल के अंदर एक फोटो है। मॉम देखती है वो फोटो उसकी और उसके भाई की होती है। सॉन्ग बताती है कि इस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। फिर मॉम उस फोटो के ऊपर लिखी हुई इस चीज को पढ़ रही होती है। वो कहती है बिल्कुल सही कहा, मैं अपने भाई से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, शायद इसीलिए उसने ये मुझे एज अ गिफ्ट दिया था। और फिर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है मॉम अपने भाई से बहुत ही ज्यादा लड़ती है, यहाँ तक कि वो अपना घर भी छोड़ चुकी होती है। फिर जिस दिन मॉम की वेडिंग होती है उस दिन एक मेड आकर उनके सामने
एक बॉक्स रखती है और कहती है कि ये आपके भाई ने भेजा है। मॉम वो बॉक्स देखकर बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि मेरा भाई किधर है। मेड बताती है कि वो तो ये बॉक्स देकर जा चुके हैं। तो मॉम कहती है कि जाओ इसको भी ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा भाई ही मुझे देखने के लिए नहीं आया तो फिर मैं उस गिफ्ट का क्या करूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मॉम बहुत ही इमोशनल होती है। वो बार बार यही कह जा रही होती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी थी। लेकिन सॉन्ग तुम ये सारी बातें कैसे जानती हो। सॉन्ग कहती है कि मॉम आपको पता है कि आपके भाई ये बात जानते थे कि जब आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तब आप अपनी चीजें उठाकर फेंकती हैं। उनको लगा था कि आप इसको भी उठाकर फेंक देंगी और फिर आप उस लेटर को भी पढ़ लेंगी। मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी तुम्हारे अंकल को कॉल करने के लिए जाती हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागती हैं। उसके बाद सॉन्ग ग्रैंडमा को भी एक गिफ्ट देती है और क्या उसको देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। ग्रैंडमा सॉन्ग से बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। फिर उसके बाद सॉन्ग क्या के कान में कहती है कि तुम सब कुछ खराब करना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर सकती, देखना मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। फिर कुछ देर में वहाँ पर मॉम आती हैं और वो सॉन्ग को बताती हैं कि तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड अंकल मान चुके हैं, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। तभी क्या वो अपने दिल में कहती है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं ये सब कुछ ठीक होते हुए नहीं देख सकती। फिर वो मॉम को कहती है कि मेरे स्टमक अटैक हो रहा है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकूंगी। मॉम कहती है कि ठीक है, मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग को ले जाती हूँ। फिर दूसरी तरफ वो दोनों उस एड्रेस पर पहुंच चुकी होती हैं। मॉम ये सब कुछ देखकर बहुत ही इमोशनल हो रही थी। तभी उनसे सॉन्ग कहती है कि अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। मॉम उसको लेकर अंदर जाती हैं। फिर जब वो दोनों अंकल के सामने खड़ी होती हैं तो मॉम अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और वो अपने बड़े भाई से माफी मांगने लगती हैं। उनके बड़े भाई कहते हैं कि तुम हमसे माफी मत मांगो, गलती हमारी भी थी, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है। मॉम कहती हैं कि ये सब कुछ इस छोटी सी बच्ची की वजह से ठीक हुआ है। बिग ब्रदर कहते हैं कि क्या तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है। तभी सॉन्ग कहती है कि मैं क्या नहीं हूँ, मेरा नाम सॉन्ग है। मॉम बताती है कि ये मेरी अडॉप्टेड डॉटर है। तो अंकल कहते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, क्या भी तो सेम टू सेम ऐसे ही लगती थी ना। तो मॉम कहती है कि हो सकता है कि मेरा इस बच्ची के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो। वो सब कुछ छोड़े, मुझे बताएं सेकंड ब्रदर किधर है, क्या हुआ है उनके साथ, वो ठीक तो है ना। तो बिग ब्रदर उनको इस बारे में कुछ नहीं बताते। सॉन्ग कहती है कि सेकंड अंकल के साथ कोई मसला है। मॉम कहती हैं कि प्लीज आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें, मेरे सेकंड ब्रदर किधर है। फिर बिग ब्रदर मॉम को एक रूम में ले आते हैं जहाँ पर सेकंड ब्रदर बेहोश पड़े हुए होते हैं और फिर वो बताते हैं कि 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ये इसी हालत में है, इनकी हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये देखकर मॉम बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती हैं। सॉन्ग फौरन से फैंक को बुलाती है और कहती है मेन सिस्टम तो वैसे भी काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए तुम मेरे इन सेकंड अंकल को वापस से ठीक कर दो। तो फैंक कहता है कि ठीक है, कर देता हूँ। फिर कुछ देर बाद सेकंड अंकल के अंदर से बहुत सी ब्लैक मैजिक्स निकलने लगते हैं और उधर सॉन्ग एक पेंटिंग को नीचे फेंक देती है। मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं इसको उठा लेती हूँ। मॉम उसको उठाने लगती है तो कहती है ये तो वही पेंटिंग है जो कि मेरी वेडिंग पर बनाई गई थी, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सॉन्ग उनको एक पेपर भी देती है और बिग ब्रदर जब उसको पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ये तो सेकंड अंकल की बर्थ डेट है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मॉम भी ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। सेकंड अंकल कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। फिर उसके बाद वो लोग सब एक जगह पर भागते हुए जाते हैं और बिग ब्रदर एक शोपीस की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये वही शोपीस है जो कि काफी टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है और शायद इसी की तरफ इशारा किया गया है। मॉम उस शोपीस को उठाकर फेंक देती हैं और उसके अंदर से भी एक पेपर निकलता है जिसके ऊपर बिग ब्रदर की बर्थ डेट लिखी हुई थी। मॉम कहती है मुझे लगता है कि ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, मैं अभी के अभी किसी को कॉल करती हूँ। तभी सॉन्ग वो पेपर लेकर फाड़ देती है। मॉम कहती है ये तुमने क्या किया, ये सब कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे और तुमने उनको फाड़ दिया। सॉन्ग कहती है कि मामा फिक्र मत करें, इनके अंदर जो कुछ भी बुरी चीज थी वो अब खत्म हो चुकी है, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट पहुँचता है और वो कहता है कि सेकंड ब्रदर को होश आ चुका है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और फौरन वहाँ पर भागते हैं। उधर एक आदमी उसी वक्त उठता है और उसके पास क्या को वॉइस नोट आता है। वो उसको कहती है कि यहाँ पर सब कुछ खराब हो रहा है। डैड क्या आपको पता है कि मेरी आंट और ग्रैंडमा दोनों ही एक सॉन्ग नामी लड़की को लकी स्टार समझ रही हैं और उन्होंने मेरे ऊपर अटेंशन देना छोड़ दी है, मैं अपनी मॉम के पास भी वापस नहीं जा सकती, आपको कुछ करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ मॉम, बिग ब्रदर और सॉन्ग तीनों ही सेकंड ब्रदर के पास जाते हैं। मॉम अपने सेकंड ब्रदर को उठाने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर उनको बताया जाता है कि शायद इनकी मेंटली स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अभी तक इनको होश नहीं आया है, वरना ये अब खतरे से बाहर है और बहुत ही जल्द इनको होश आ जाएगा। मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और फिर मॉम सॉन्ग को थैंक्स करती हैं क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ था और उनके सेकंड
ब्रदर भी अब ठीक होने वाले थे। तभी बिग ब्रदर भी कहते हैं कि ये तो सच में एक लकी स्टार है जो कि हमारी फैमिली में आकर हर चीज को ठीक करती जा रही है। मुझे इस बच्ची से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर कुछ देर बाद जब मॉम और सॉन्ग वहाँ से जाने लगती हैं तो बिग ब्रदर कहते हैं कि तुम दोनों नेक्स्ट टाइम दोबारा आना, मैं तुम लोगों का वहाँ पर जरूर वेट करूंगा। मॉम कहती हैं कि ठीक है, लेकिन अगर सेकंड ब्रदर को होश आ जाए तो आप लोग मुझे जल्दी बुला लीजिएगा, मैं अपने सेकंड ब्रदर से मिलना चाहती हूँ। ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ डैड आकर क्या से मिलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर ग्रैंडमा बताती हैं कि हमारे घर में एक बहुत ही नई बच्ची आई है जो कि हमारे लिए एक लकी स्टार साबित हुई है। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची है। फिर इतने में वहाँ पर मॉम और सॉन्ग दोनों आ जाती हैं। डैड मॉम से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मॉम बताती हैं कि ये मैंने एक बच्ची को भी अडॉप्ट किया है। डैड कहते हैं कि इस बच्ची से ज्यादा तुम्हें अपनी बियोलॉजिकल डॉटर के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। मॉम बताती हैं कि तुम जानते हो कि सेकंड ब्रदर के ऊपर किसी ने कुछ पढ़कर भूखा हुआ था जिसकी वजह से उनको 3 साल में होश नहीं आया, लेकिन अब सॉन्ग की वजह से सब कुछ ठीक होता जा रहा है। ये सुनकर डैड को कोई खास खुशी नहीं होती और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ, जब खाना लग जाए तो मुझे बुला लेना। फिर वो क्या को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं और मॉम की सोच रही होती है कि मेरे सेकंड ब्रदर का सुनकर इसको खुशी क्यों नहीं हुई होगी, मुझे लगता है कि कोई तो मसला है। फिर उसके बाद मॉम सॉन्ग को उसके रूम में लेकर जाती है और सॉन्ग कहती है मॉम आपने देखा कि डैड ने किस तरह का रिएक्शन दिया जब उन्होंने सेकंड अंकल के बारे में सुना, तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी मॉम भी सोचती हैं कि इन पास्ट के कुछ रिसेंट ईयर्स में मेरे दोनों ब्रदर्स ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, लेकिन उसके दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत ही ज्यादा ब्लूम किया था, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर वो फौरन से बाहर निकलती हैं। फिर वहाँ पर फैंक आ जाता है और कहता है तुम अपने बियोलॉजिकल पेरेंट्स के दरमियान में ही इतने ज्यादा डिस्टेंसेस क्रिएट कर रही हो, ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सॉन्ग कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे डैड ने मेरे अंकल्स के साथ ऐसा क्यों किया। मेरे डैड को कोई चीज नहीं चाहिए और वो वैसे भी क्या उसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। तो फिर उनकी एंडिंग जब ट्रेजिक हो तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। और उधर दूसरी तरफ मॉम डैड को कहती हैं कि जब से मेरे ब्रदर्स बीमार हुए हैं तुम्हारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। डैड कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम जानती हो ना कि मैं कितना हार्ड वर्क करता होता हूँ और उसके बाद तो ये सब कुछ होगा ना, इसमें तो कोई नई बात तो नहीं है। तो मॉम कहती हैं कि हाँ शायद मैं गलत सोच रही थी, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद डैड मॉम से प्यार से बात करने लगते हैं। इतने में डैड के पास कॉल आती है, वो अटेंड करते हैं तो वो कॉल किसी लड़की की होती है। मॉम को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। मॉम उस लड़की को दोबारा से कॉल करती है। डैड उनसे मोबाइल लेकर साइड पर रख देते हैं और कहते हैं कि शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। मॉम को सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो डैड को रूम से बाहर निकाल देती हैं। उधर सॉन्ग और फैंक दोनों ही सुन रहे थे। फैंक कहता है कि वैसे तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत ही ज्यादा है और तुम जानती भी हो कि इसको यूज कैसे करना है। सॉन्ग कहती है कि हाँ ये मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है, ठीक है अब हम लोग कल बात करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कह के वो फौरन से सो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर क्याओ और सॉन्ग दोनों आकर बैठती हैं। डैड क्याओ के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। डैड क्याओ को एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस भी देते हैं। मॉम कहती है कि उसके लिए नेकलेस था तो सॉन्ग का किधर है। डैड कहते हैं कि मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ क्याओ है तो इसलिए मेरा नेकलेस भी उसी के लिए होगा, लेकिन सॉन्ग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती, वो सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट किए जा रही थी। फिर उसके बाद डैड जाओ को कहते हैं कि हम लोग कुछ टाइम बाद अम्यूजमेंट पार्क भी जाएंगे और हम लोग वहाँ पर तुम्हारी मर्जी के सारे काम करेंगे, हम लोग वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद डैड सॉन्ग को देखते हैं, वो अभी भी सुकून से खाना खा रही होती है। तो डैड अपने दिल में कहते हैं कि वैसे ये लड़की बहुत ही ज्यादा पेशेंट वाली है, इसके अंदर पेशेंस बहुत ही ज्यादा है। फिर डैड वहाँ से जाने लगते हैं। सॉन्ग फैंक को इशारा करती है और तभी डैड गिर जाते हैं, उनकी बैक पर बहुत जोर की लगती है। तो डैड कहते हैं कि आज तो हम लोग कहीं नहीं जा सकेंगे, आज मैं रेस्ट करूंगा, हम किसी और दिन चले जाएंगे। फिर क्या डैड को वहाँ से ले जाती है और तभी मॉम को कॉल आती है, उनको बताया जाता है सेकंड ब्रदर को होश आ गया है। ये सुनकर मॉम बहुत खुश होती है और वो सॉन्ग को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ लेन और जी दोनों ही सॉन्ग को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और मॉम भी अपने दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही खुश होती हैं। सॉन्ग कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स मुझे नहीं चाहिए, ये आप लोग अपने पास रख सकते हैं, आप लोग मुझे बस केक्स दे दिया करें, वो मेरे लिए काफी होंगे। तभी लेन और जी कहते हैं कि नहीं ये तुम्हें रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद लेन और जी अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि क्या ये सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड ने किया है। तो मॉम कहती है कि पता नहीं, लेकिन जब मैंने उनके बारे में इस तरह की बात सोची तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने उनसे पूछा और मैंने उनको सब कुछ बताया है कि मेरे भाई अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी और रिएक्शन नहीं दिया, उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ उन्होंने किया होगा। फिर जब मॉम और सेकंड ब्रदर वहाँ से जाते हैं तो लेन और सॉन्ग आपस में बात करने लगते हैं। लेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ कंपनी लेकर चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों कंपनी में बैठे हुए होते हैं। इतने में वहाँ पर फैंक पहुँच जाता है। फैंक कहता है सॉन्ग मुझे लगता है कि तुम सारा प्लॉट खराब करती जा रही हो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मेन सिस्टम ने हमारी इस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया
किया ना तो इसमें सारा का सारा कसूर तुम्हारा होगा। सॉन्ग कहती है कि वैसे भी मेन सिस्टम वैसे खराब हो चुका है, तो इसीलिए हम वो तो कर सकते हैं ना जो कि हमारा करने का दिल चाह रहा है। और तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, हमारी स्टोरी कोई खराब नहीं हो रही है, हमारी स्टोरी बिल्कुल ठीक है। तो फैंग उसको ओके करके वहाँ से चला जाता है। तभी लिन के पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि अम्यूजमेंट पार्क का प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी वो एबिलिटी रखती है कि वो इस प्रोजेक्ट को ले सके। लिन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और दूसरी तरफ डैड को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। स्टैंड उनको बताता है कि आप जानते हैं कि आपकी जगह वो प्रोजेक्ट लिन ग्रुप को दे दिया गया है। डैड कहते हैं कि क्या? अच्छा, यानी कि हमारी सॉन्ग फैमिली के बजाय लिन ग्रुप को हम पर इम्पोर्टेंस दी गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ सॉन्ग की वजह से हो रहा है। जब से वो वापस आई है मेरे साथ हर चीज खराब हो रही है। तुम जाओ और जाकर लिन ग्रुप से पता करो कि वहाँ पर क्या क्या कुछ हो चुका है। असिस्टेंट ओके करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद डैड क्या उसे सॉरी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक अम्यूजमेंट पार्क गिफ्ट करने वाला था, लेकिन शायद वो मैं अभी तुम्हें ना कर सकूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो क्या कहती है कि डैड मुझे पता है ये सब कुछ सॉन्ग की वजह से हो रहा है, हम लोगों को उसको सबक सिखाना चाहिए। और उधर सॉन्ग और मॉम दोनों ही घर के लिए निकल रही होती हैं। अंकल उन दोनों को ओके करते हैं और जब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं तो फिर जी कहता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रदर इन लॉ का है। हमें मिस्टर सॉन्ग के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा, हमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। लिन कहता है फिक्र मत करो, हम लोग ये काम करके रहेंगे और बहुत ही जल्द मिस्टर सॉन्ग का असल चेहरा सबके सामने आएगा। और उधर जब मॉम और सॉन्ग घर वापस जाती हैं तो डैड कहते हैं कि शुक्र है तुम घर वापस आ चुकी हो, तुम्हें तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती, जाकर देखो क्या बहुत ही ज्यादा बीमार है। मॉम फौरन से भागती हुई क्या के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम सब कुछ ठीक तो हो। डैड कहते हैं कि मैं इमरजेंसी में इसको हॉस्पिटल लेकर गया था, इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और तुम क्योंकि इस लड़की के साथ थी तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सका। मॉम कहती है कि प्लीज उसके लिए इस तरह के वर्ड्स मत यूज करो। और मॉम फिर क्या उसे सॉरी करने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी अटेंशन नहीं दे सकी, उसके लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तभी डैड कहते हैं कि तुम अपनी बेटी के ऊपर इसकी वजह से तवज्जो नहीं दे पा रही हो, क्योंकि इस सारे फसाद की जड़ सॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि इसको वापस भेज दो जहाँ से तुम इसको लेकर आई हो। तभी क्या कहती है कि मॉम आप प्लीज मेरी फिक्र मत करें, मैं वैसे भी बहुत ही जल्द मर जाऊंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग पर ही फोकस करना चाहिए। मॉम कहती है तुम पागल हो चुकी हो, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। डैड कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं सॉन्ग को बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसको हमें वापस भेजना ही होगा। सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, मैं वापस जाने के लिए रेडी हूँ। और उधर ये सारी खबर लिन तक भी पहुंच चुकी होती है। लिन ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होता है और उसको अपने ब्रदर इन लॉ पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद जब सॉन्ग को सॉन्ग फैमिली से बाहर भेजा जा रहा था तो इतने में वहाँ पर जी और लिन दोनों पहुंच जाते हैं। मॉम कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि आप अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को यहाँ से कैसे भेज सकती हैं। ये सुनकर मॉम बहुत ही हैरान होती है और डैड कहते हैं कि ये सब कुछ क्या बकवास है। तभी जी फिर ये बात कहता है कि क्या आप जानती हैं कि क्या वो आपकी बेटी नहीं बल्कि आपकी नाइस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड की बेटी है, वो आपकी बेटी नहीं है, आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया है, आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग है। और ये सब कुछ इस पैटर्निटी टेस्ट की वजह से प्रूव हो जाती है। फिर मॉम वो सारा टेस्ट पढ़ती हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। डैड कहते हैं कि ये टेस्ट झूठा है, ये सब कुछ फेक है, मैं इस सबको नहीं मान सकता। तभी जी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ये सब कुछ नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया हूँ, वो दोबारा से सबके सामने टेस्ट करेंगे और वही बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिर उसके बाद उन सब लोगों के सैंपल्स लिए जाते हैं और डॉक्टर उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो बता देते हैं कि सॉन्ग ही मिसेस सॉन्ग की बायोलॉजिकल डॉटर है। ये देखकर मॉम बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। वो सॉन्ग को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुमने मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा सफर किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉन्ग कहती है कि मॉम ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ उस बुरे इंसान की वजह से हुआ है जिसने आपको धोखा दिया और मुझे और अपनी बेटी को एक्सचेंज करवा दिया। मॉम बहुत ही ज्यादा सैड होती है और वो बहुत ही रो रही होती है। फिर वो कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो और वो डैड को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, जब वो मेरी बेटी है ही नहीं तो तुम उसको मेरी फैमिली में लेकर ही क्यों आए थे। वैसे भी मेरी बेटी ने कितना ज्यादा सफर किया है, ये बात तुम भूल चुके हो क्या। तो डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो मेरी बेटी है, ये बात मैं जानता हूँ। तभी डॉक्टर उनको बताते हैं कि क्या उससे किसी का भी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आप लोगों की बेटी है ही नहीं। ये सुनकर डैड बहुत ही हैरान होते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सॉन्ग मेरी बेटी है। फिर वो सॉन्ग से सॉरी करने लगते हैं और सॉन्ग साइड पे हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड उसको हाथ भी लगाएं। डैड कहते हैं कि मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैं नहीं जानता था कि मेरी असल बेटी कौन सी है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी लिन बताता है कि मेरी बहन से शादी करने से पहले आप किसी और लड़की के साथ भी रिलेशन में थे। तो डैड कहते हैं लेकिन उससे मेरा कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ था, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, और शादी के बाद मैंने किसी और के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है।
तभी सॉन्ग कहती है कि मॉम आपको आंट को भी चेक कर लेना चाहिए। तो इससे ही मॉम को कोई आइडिया आता है। और फिर दूसरी तरफ सॉन्ग फैमिली के अंदर आंट की एंट्री होती है। आंट कहती है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो मॉम कहती है कि एक बहुत ही जरूरी काम था इसलिए। फिर मॉम उसको बताती है कि सॉन्ग मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और तुमने कहा था कि वो तुम्हारी बेटी है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? ये सब कुछ सुनकर आंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। कितने में वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि क्या वो आंट की बेटी है। ये सुनकर तो मॉम और भी ज्यादा हैरान होती हैं। तभी डैड फिर आंट का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी सॉन्ग फैमिली की ब्लड लाइन को खराब किया है। तुम्हारी वजह से मैं ये पहचान ही नहीं पा रहा कि मेरी बेटी कौन सी है। तुम्हारी ये सब कुछ करने की हिम्मत हुई कैसे? तभी क्या डैड को कहती है कि डैड मैं आपकी बेटी हूँ। डैड उसको धक्का दे देते हैं और आंट भागती हुई अपनी बेटी के पास जाती है। वो कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी फर्स्ट लवर के साथ मिलकर किया है? उसने ही मुझे ये आइडिया दिया था और साथ मुझे कुछ पैसे दिए थे कि मैं ये काम करूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर डैड थोड़ा एम्बैरेस फील करते हैं और मॉम फिर उनको थप्पड़ मार देती हैं। डैड कहते हैं कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मॉम कहती है कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी वजह से अपने भाइयों को छोड़ा और शायद यही सबसे मेरी बड़ी गलती है। तो इसीलिए अब मैं ये बात चाहती हूँ कि तुम यहाँ से शराफत से निकल जाओ और दोबारा कभी भी सॉन्ग फैमिली में कदम मत रखना। डैड कहते हैं कि सब कुछ कैसे हो सकता है? सॉन्ग ग्रुप के अंदर मेरे भी शेयर्स हैं। तो मॉम कहती हैं कौन से शेयर्स? फिर वो उनको एक फाइल दिखाती है और कहती हैं इस फाइल के ऊपर तुमने खुद ही साइन किया था, जिसका मतलब ये था कि तुमने अपने सारे सॉन्ग के शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं और वैसे भी वो शेयर्स तुम्हें मिलने नहीं वाले थे। ये सुनकर डैड बहुत ही हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर जी आता है और वो उनको एक फाइल देता है और कहता है इस पर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। डैड वहाँ से भागने लगते हैं तो जी उनको पकड़ लेता है और लेने उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है कि आज मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है और आज तुम मुझे धोखा देकर नहीं भाग सकते हो। सब कुछ शराफत से कर दो और चुप करके यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसके बाद डैड उन पेपर्स पर साइन करते हैं और उनको उसी घर से बाहर भेज दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मॉम कहती है तुम्हें यहाँ पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब वो सब लोग अंदर जाते हैं तो डैड फिर अपने दिल में कहते हैं कि देखना एक दिन तुम लोग मेरे पास वापस आओगे, मेरे सामने नील डाउन करोगे, मेरे सामने बैक करोगे और मुझे कहोगे मैं तुम वापस चल लो, लेकिन उस वक्त मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद अंदर आंट अपनी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही होती हैं। क्या वो जब मॉम को देखती है तो वो उनको मॉम कहती है कि तुम गलत बंदे को कह रही हो, तुम्हें मुझे नहीं बल्कि आंट को मॉम कहना चाहिए। तभी आंट फिर माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि प्लीज इसको अपने पास रख लो क्योंकि मैं इसको अपने साथ नहीं लेकर जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं जिस तरह की लाइफ स्पेंड कर रही हूँ मेरी बेटी भी उसी तरह की लाइफ स्पेंड करे। मॉम कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। 5 साल मैं तुम्हारी बेटी को पालती रही हूँ और तुमने मेरी बेटी को 5 साल मार मार के और डरा डरा कर रखा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। फिर आंट सॉन्ग से भी सॉरी करती हैं, लेकिन सॉन्ग कहती है कि मैं आपको माफ नहीं कर सकती। मॉम कहती है तुमने सुन लिया ना, तुम अपनी बेटी को अब यहाँ से लेकर चली जाओ। फिर कुछ देर बाद आंट अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाने लगती हैं। क्या वो कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने पास रख लें, मुझे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहना चाहिए। फिर जब आंट और क्या वहाँ से चली जाती हैं तो मॉम फिर लेन और जी से कहती हैं कि अब तुम लोगों को भी अपने काम पर जाना चाहिए। वैसे भी तुम लोग यहाँ पर काफी टाइम से हो, मुझे पता है कि तुम लोगों के पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो लेन कहता है कि ठीक है अब हम लोग निकलते हैं। फिर उसके बाद मॉम और सॉन्ग दोनों अंदर बैठी हुई होती हैं। मॉम सॉन्ग से सॉरी करती हैं, वो कहती हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई और मैंने 5 साल तुम्हें अबैंडन कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, देखना फ्यूचर के डेज बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप और मैं खुश होकर अच्छे जिंदगी गुजारेंगे। फिर इतने में वहाँ पर सेकंड आंट जैन और ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेगा। मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छे से कुछ सिखा ही नहीं सकी हूँ, उसके लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तो मॉम कहती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तभी जैन कहता है कि मेरे अंकल शायद फैमिली अफेयर्स को सही से समझ ही नहीं पाए थे, इसीलिए वो इनको सही से सॉल्व भी नहीं कर सके, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। तभी ग्रैंडमा कहती है कि देखो अब मेरे पास 2 बेटियां हैं और अब मेरे पास एक ग्रैंड डॉटर भी है, यानी हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और ये अब एक नॉर्मल फैमिली बन जाएगी। तभी सैन कहता है कि अब क्या होगा। तो फिर मॉम कहती हैं कि मैंने उसको 5 साल पाला है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अगर मैं उसको यहाँ पर रखती तो सॉन्ग के लिए भी ये सब कुछ अच्छा नहीं था, वो इससे भी ज्यादा सफर करती क्योंकि क्या सॉन्ग से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए मुझे उसको छोड़ना ही पड़ा। फिर उसके बाद सॉन्ग कहती है कि सैन तुम फिक्र मत करो, तुम जब चाहो तुम उससे मिलने के लिए जा सकते हो, मुझे पता है कि वो कहाँ पर रहती है, मैं तुम्हें बता दूंगी।
चैन कहता है कि छोड़ो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने मेरी सिस्टर के साथ ये सब कुछ किया है और उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, तो मैं उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ। अब से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो तुम हो, उसके अलावा और कोई भी मेरी सिस्टर नहीं बन सकती। फिर उसके बाद वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है और फिर हमें 3 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग अभी भी फैंग को ढूंढ रही होती है। जब से वो इस घर में अपनी जगह बना पाई थी तब से फैंग उसको कहीं पर भी नहीं नजर आया था। वो हर जगह पर फैंग को ढूंढती है। वो कहती है कि पता नहीं वो मुझे छोड़कर किधर चला गया है, क्या सच में मेन सिस्टम ब्रोक हो गया है और वो उसको ठीक करने के लिए गया होगा। फिर इतने में वहाँ पर फैंग वापस आ जाता है। वो कहता है तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? सॉन्ग कहती है कि तुम किधर गायब हो गए थे, तुम इतने टाइम से मुझे नजर भी नहीं आए हो। तो फैंग कहता है कि तुम ठीक सोच रही हो, मेन सिस्टम के अंदर कोई खराबी थी तो मैं उसको ठीक करने के लिए ही गया हुआ था, इसीलिए अब सारा प्लॉट भी चेंज हो चुका है। तुम्हें पता है कि अब रीडर्स यही चाहते हैं कि हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाए और हर कोई इस एंडिंग से बहुत ही खुश है जो कि तुम लेकर आई हो, तो इसीलिए मुझे पनिश भी नहीं किया गया, वरना हमारी स्टोरी से असल में चेंज थी। और तुम्हें पता है कि मुझे प्रमोट कर दिया गया है और इसीलिए अब मैं स्टडी के लिए जा सकता हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो इसीलिए तुम कोई विश कर लो जो कि मैं पूरी कर सकूँ। तभी सॉन्ग फिर फैंग को थैंक्स करती है। इतने में सॉन्ग को उसकी मॉम बुलाने लग जाती है, तो वो मॉम को कहती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर उसके बाद वो फैंग को कहती है कि तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा नेक्स्ट मिशन भी इसी तरह सक्सेसफुल हो जाए। और फिर उसके बाद वो अपनी मॉम के पास चली जाती है और फैंग ये विश करता है कि मैं ये विश करता हूँ कि मेरी नेक्स्ट होस्ट तुम तो कभी भी ना बनना, क्योंकि तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी अभी तक। उधर मॉम फिर सॉन्ग से कहती है तुम इस वक्त किससे बातें कर रही थी? सॉन्ग कहती है कि किसी से भी नहीं मॉम, और मैंने सुना है कि डैड और आपकी डाइवोर्स हो चुकी है और डैड ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें वो फेल हो चुके हैं, अब उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है। मॉम कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम एक और बात जानती हो, तुम्हारे डैड तुम्हारी ग्रैंड मदर और तुम्हारी आंट को भी देखने के लिए आए थे, लेकिन उन दोनों ने ही उसको इग्नोर कर दिया है, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता और ना ही कोई उसको देखना चाहता है। सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल ऐसा होना ही था उनके साथ, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मॉम की सिखाई हुई बातों पर भी कोई बिलीव नहीं किया, वो बिल्कुल भी अच्छे बेटे नहीं बन सके हैं मॉम। मॉम कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और अब वो भी ये जानता होगा कि अब काफी देर हो चुकी है, अब बिल्कुल भी इस चीज के लिए रिग्रेट करने का टाइम नहीं बचा। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, हम लोगों को प्लेग्राउंड जाना चाहिए और हम लोगों को वहाँ पर खूब एंजॉय करना चाहिए। तो सॉन्ग उनको ओके कर देती है और फिर सॉन्ग मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में सू सॉन्ग से मिलती है। सू कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा, तुम इस एंडिंग से सेटिस्फाइड हो ना, और तुम अब खुश हो या फिर नहीं? तो फिर सॉन्ग कहती है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम जानती हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ की ऐसी एंडिंग हो सकती है, अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सू कहती है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम यहीं पर ही रुक जाओ, हम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी सी लाइफ स्पेंड करेंगे और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद वो दोनों ही गायब हो जाती हैं। फिर उसके बाद सॉन्ग अपनी आंखें खोलती है तो चैन उसके पास आता है। चैन उसको कहता है कि चलो हम लोग खेलने के लिए चलते हैं, तो सॉन्ग भी उसको ओके कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।